सूखापुर की कथा। कहते हैं, समय की रेत जब किसी भूमि पर बार बार फिसलने लगे तो वह धरती भी अपनी हरियाली भूल जाती है। ऐसी ही एक धरती थी, सूखापुर। रेगिस्तान की गोद में बसा, सूरज की आग से झुलसता, पानी की एक एक बूंद को तरसता एक गांव, जो कभी हरियाली का गहना पहना करता था। पर अब वहां थी सिर्फ रेत और प्यास। इसी गांव में रहता था दिनेश, एक किसान, पर खेतों से ज्यादा धन की हवस में उलझा हुआ एक मनुष्य। उसका जीवन धन के पीछे भागता रहा, जैसे कोई प्यासा मृगतृष्णा के पीछे दौड़ता है। उसकी पत्नी रश्मि एक सीधी सादी और समझदार स्त्री थी, जिसके मन में गांव और उसके लोगों के लिए अब भी स्नेह और करुणा बची थी। उस दिन, जब तपती दोपहर थी और घरों के बाहर सन्नाटा पसरा था, रश्मि ने फिर एक बार साहस जुटाकर दिनेश से कहा, इतना भी क्या धन कमाना कि इंसानियत ही भूल जाओ। गांव में पानी नहीं है, खेत सूख गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और तुम्हारा लालच घटने का नाम नहीं लेता। दिनेश ने थूक निगला, नजरें झुका लीं, पर अहंकार फिर भी मुखर हुआ। बकवास मत करो रश्मि, रेगिस्तान में रहते हैं हम, यहाँ हर महीने वर्षा तो होती नहीं है, तबाही तो होगी ही ना। मैं तो सिर्फ अपने लिए रास्ता खोज रहा हूँ। रश्मि ने धीमी पर गूंजती आवाज में कहा, कहते हैं, पहले ये गांव हरा भरा था, बगीचे थे, झीलें थी, लेकिन किसी एक इंसान के लालच ने दैवीय शक्तियों को क्रोधित कर दिया। श्राप मिला गांव को, और तब से बस रेत ही रेत है। दिनेश हंस पड़ा। हाँ, वो घिसी पिटी लोक कथा। हर गांव में ऐसी कहानी होती है। कोई चमत्कारी साधु आया, किसी ने उसे नाराज किया, और फिर गांव उजड़ गया। ये सब सिर्फ बुजुर्गों की डरावनी लोरी है। रश्मि की आंखों में आंसू तैरने लगे। आप इस बात का मजाक मत उड़ाइए। कहीं ऐसा न हो कि इतिहास अपने को दोहराने आ जाए। दिनेश ने नजरें फेर ली, चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार लहराने लगा। मुझे तुम्हारी ये डरावनी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं। अगर तुम मेरे परिश्रम को लालच कहती हो, तो कहती रहो। मुझे ना तुमसे फर्क पड़ता है, ना गांव वालों से। इतना कहकर वह बड़बड़ाता हुआ अपनी पुरानी झोपड़ी का दरवाजा खोल बाहर की तपती रेत में चला गया, जहां सूरज भी शायद उसके गुस्से से झुलसने लगा था। किंतु रश्मि वहीं बैठी रही। उसकी आंखों में डर और भविष्य का धुंधलापन तैर रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जो कई वर्षों से खाली था, और फिर बुदबुदाई, प्रकृति सब देख रही है। दिन चढ़ आया था, रेत तप रही थी, और दिनेश के पांव उस तपती जमीन पर उसके क्रोध और घमंड की आंच से भी ज्यादा गर्म हो चुके थे। घर से कुछ ही दूर निकला था, मन में रश्मि की बातों की परछाइयां अब भी गूंज रही थी, कि तभी सामने से किसी ऊंचे स्वर की गूंज आई, ऐसे मुंह छुपाकर भागने से कोई लाभ नहीं। दिनेश, वह ठिठक गया। कदम जहां के तहां थम गए। ये आवाज कोई और नहीं, गांव का मुखिया धर्मदास था। धवल दाढ़ी, गहरी आंखें, और चेहरे पर एक ऐसा तेज जिसे देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी संयम साध लेते। दिनेश की नजरें एक पल को झुक गईं, फिर वह संभला और झूठी मुस्कान ओढ़कर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी। मैं तो बस आपको देख नहीं पाया था। मुखिया ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से ठोंकी। झूठ मत बोलो दिनेश, मैंने साफ देखा, तुम नजरें बचाकर मुझसे बचना चाह रहे थे। क्या कारण है इसका? दिनेश ने होंठ चबाए, फिर लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला, मुखिया जी, आखिर मैं आपसे क्यों भागूं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मुखिया ने तीखी निगाहों से उसे देखा और कहा, परसों ही बिरजू ने तुम पर शिकायत की थी। कहा कि तुमने उसे बेकार चीज अच्छी बताकर बेच दी, सिर्फ कुछ रुपयों के लालच में। ये व्यवहार तुम्हारे जैसे किसान को शोभा नहीं देता। बिरजू गरीब है, संघर्ष करता है।
और तुम भी कभी इसी मिट्टी से उठे हो, ये मत भूलो। दिनेश का माथा तन गया, शब्दों में अब तुच्छता छलकने लगी। मुखिया जी, मैं किसान तो हूँ, लेकिन साथ ही एक व्यापारी भी हूँ, और व्यापार में थोड़ा बहुत हेर-फेर चलता है। और बिरजू कोई बच्चा नहीं, 26 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान है। किसी ने जबरन तो उसे नहीं बेच दिया। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, दिनेश, मैं गांव का मुखिया हूँ, तुम्हारा अभिभावक। अगर आज तक चुप रहा हूँ, तो केवल तुम्हारी पत्नी रश्मि के कारण। उसका सादापन, उसकी विनम्रता मुझे हर बार तुम्हारे अपराधों से पीछे खींच लेती है। वरना आज तुम्हें इस गांव से धक्के मार कर निकाल चुका होता। दिनेश अब तिलमिला उठा। आप मुखिया हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमर्जी बोलें। वो जमाना गया जब मुखिया का बोल पत्थर होता था। अब जमाना है कोटक चहरी का। अगर इतना ही गुस्सा है तो जाइए, मेरे नाम से केस कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। यह कहकर वह अपनी चप्पल की धूल उड़ाता गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ गया। मुखिया वहीं खड़ा रहा, चेहरे पर गहरा अपमान और आंखों में जलती हुई आग। उसने दांत पीसते हुए कहा, पता नहीं यह अपने आप को समझता क्या है, पर एक दिन, हाँ, एक दिन इसे सबक जरूर सिखाऊंगा, जिसे ये जीवन भर याद रखेगा। और रेत पर खड़ी उस छाया ने शायद उस दिन कोई मौन निर्णय ले लिया था। रेत की तपती धरती पर छोटे से टीले पर बैठा था दिनेश, माथे पर पसीना, पर मन में आग। उसके भीतर जल रही थी एक लालसा, धन, सत्ता और गांव की मुखिया गद्दी की। अपनी ही सांसों की गर्मी से उबलता हुआ बोला, ये मुखिया क्या समझता है अपने आप को? बस एक बार, बस एक बार मैं धन का समंदर पा जाऊं, तो मैं स्वयं बनूंगा गांव का राजा। ईमानदारी, नैतिकता, ये सब फालतू बातें मैं रौंद दूंगा अपनी चप्पलों से उसी क्षण। जैसे आकाश ने उसके मन की आग को पहचान लिया। एक तीखी हवा उठी, रेत का बवंडर बना, और उसकी आंखों के सामने उस बवंडर ने एक अद्भुत रूप धारण कर लिया। वो कोई साधारण आकृति नहीं थी, वह था एक रेत का पुरुष, जिसका चेहरा धुंधला, आंखें धधकती अंगारों सी, और आवाज जैसे सूखे कूप से गूंजता हुआ कोई अंधकार भरा नाद। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, पर मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा था, दिनेश। तुम्हारे भीतर का लालच, वह मुझसे छुपा नहीं। और मैं लालची आत्माओं का उपासक हूँ। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, जो असीमित चाहते रखते हैं। दिनेश पहले तो भयभीत हुआ, कदम पीछे हटे, आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? चाहता तो कुछ नहीं, रेत पुरुष मुस्कुराया, बल्कि देना चाहता हूँ एक सौगात, एक शक्ति, जिससे तुम्हारा सूखापुर फिर से हरियाली से भर सकता है। तुम वर्षा करा सकते हो, पर शर्त यह है कि उस वर्षा से जो उपज, जो फल, जो लाभ मिलेगा, उस पर तुम्हारा अधिकार होगा, और तुम गांव वालों से अधिक धन वसूलोगे। पर ध्यान रखना, तुम्हारा लालच कभी थमना नहीं चाहिए। लालच वही है जो बढ़ता जाए। दिनेश की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चमक थी। यदि ऐसा हुआ, तो मैं केवल गांव का मुखिया ही नहीं, उसका राजा कहलाऊंगा। धन बरसेगा मेरे आंगन में। रेत पुरुष ने अपने कंधे से एक थैली निकाली, जो रेत से भरी थी। यह लो, जादुई रेत। जब भी तुम इसमें से थोड़ा अपने गांव की जमीन पर छिड़कोगे, तुरंत वर्षा होगी। सूखी धरती सींची जाएगी। पर एक बात याद रखना, अगर गलती से भी अधिक मात्रा में रेत गिरा दी गई, तो विनाश होगा। एक ऐसा प्रलय, जिसकी कल्पना भी तुम्हारे गांव वालों ने नहीं की होगी। दिनेश ने थैली को दोनों हाथों से पकड़ लिया, मानो कोई खजाना मिल गया हो। उसकी आंखें लालच से दमक रही थीं।
थोड़ी तनी हुई और होठों पर एक विजयी मुस्कान फैल चुकी थी। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से गांव की ओर लौट गया और पीछे खड़ा रेत पुरुष हंस पड़ा। एक भयावह ठहाका गूंजा। मूर्ख! कितने युगों के बाद मिला है मुझे ऐसा कोई जिसके भीतर लालच की आग बुझने का नाम नहीं लेती। अब समय आया है सूखापुर के पुराने श्राप को फिर से जीने का। अब ये गांव खुद अपने ही बेटे से बर्बाद होगा। रेत फिर हवा में उड़ चली और आकाश पर एक स्याह छाया फैल गई, मानो सूखापुर के भविष्य पर कोई अदृश्य हाथ पर्दा डाल रहा हो। दिनेश, वह लालची किसान, रेत की जादुई थैली थामे तेज कदमों से अपने सूखे गांव की ओर बढ़ चला। गांव के चौपाल में उसने सभी को इकट्ठा किया, आंखों में चमक, मन में एक बड़ा स्वप्न लिए। सुनो, सुनो, मेरे प्यारे सखाओ, दिनेश ने जोर से कहा, क्या तुम चाहते हो कि सूखापुर में वर्षा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि यह रेतीली जमीन हरी भरी हरियाली में बदल जाए? मेरे पास एक अनोखी शक्ति है जिससे यह सपना सच हो सकता है। पर इसकी एक शर्त है, तुम सब अपनी अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो। जब बारिश होगी, जब धरती फलेगी, तब जो फसल उगेगी वह सारी मेरी होगी। गांव वाले, जो पहले हक्का बक्का थे, अब एक एक कर बोले, क्या तुम पागल हो गए, दिनेश? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? यह तुम्हारा नया छलावा है, एक धोखा? दिनेश ने एक कड़क आवाज में कहा, यह कोई धोखा नहीं है, यह सच है। और जो चाहे, मैं उसके साथ तैयार हूं। मैं इस गांव की हर जमीन की खेती अपनी रखता हूं। लेकिन पहले तुम्हें मेरे उस वरदान को देखना होगा। गांव के मुखिया ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, यदि यह सच है, तो दिखाओ। हम अपनी जमीन तुम्हें देंगे, पर पहले बारिश कराओ। जो जमीन बंजर है, उपजाऊ बनाओ। दिनेश ने धीरे से रेत की थैली से जादुई रेत का एक छोटा अंश उठाया और गांव की सूखी धरती पर छिड़क दिया। जैसे ही रेत जमीन से टकराई, आसमान में बादल घिर आए, काले काले घने बादल, जो बारिश की घोषणा कर रहे थे। धूप छिप गई, ठंडी हवा चली और बूंदे बूंदे गिरने लगी। सारा सूखापुर भीग उठा, सूखी जमीन में नई जान आ गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। देखो, देखो, यह तो चमत्कार है। दिनेश ने सच में कमाल कर दिया। दिनेश गर्व से लबालब घर की ओर लौटा। घर पहुंचा तो पत्नी रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, सुनो तो, गांव वाले भी कह रहे थे, तुम्हारे पास कुछ जादुई है, जिससे वर्षा हुई, सूखापन गया। मुझे खुशी है कि आखिर तुमने अपने गांव की भलाई के बारे में सोचा। दिनेश ने कटुता से कहा, भलाई? हाँ, मैंने यह सब अपनी भलाई के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दौलत के लिए। अब जो भी उपजाऊ जमीन होगी, उसका अधिकार मेरा होगा। रश्मि की आंखों में छलक आए आंसू, उसकी आवाज में थी पीड़ा, था व्यथा। तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है, दिनेश। तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी सोचो, जब तुम अत्यधिक धनवान हो जाओगे, तब तुम्हें खुद समझ आएगा, लालच कोई अच्छी बात नहीं होती, बल्कि एक तिलिस्म है, जो इंसान को जकड़ लेता है। दिनेश ने बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसका दिल लालच के आंधियों में बह रहा था और गांव की धरती अब नए खेल का इंतजार कर रही थी। एक ऐसा खेल जहां लालच और वर्षा दोनों एक साथ होगी, या फिर विनाश। कुछ ही दिनों के बाद सूखापुर की बंजर जमीन पर हल्की हल्की हरियाली छाने लगी। सूरज की तपिश अब पहले जितनी न लगी और हवा में भी ताजगी का एहसास था। परंतु दिनेश के लालची मन को यह सब कम लगने लगा। अपने आप से वह बड़बड़ा उठा, यह वर्षा कम है, यह हरियाली अधूरी है। अगर मैं सारी रेत एक साथ जमीन पर डाल दूं,
तो यहाँ इतना पानी बरसेगा कि सूखापन हमेशा के लिए मिट जाएगा। मन में लालच के आग जलाते हुए दिनेश ने वह सारी जादुई रेत एक साथ उड़ेल दी। परंतु जैसे ही रेत जमीन से टकराई, एक भीषण धमाका हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। बादलों ने घेर लिया आकाश, बारिश की जगह हिमबारी हुई और देखते देखते पूरे सूखापुर में बर्फ की बाढ़ आ गई। धूप लुप्त, ठंडी हवाओं ने सब कुछ थाम लिया। जहां कभी हरी भरी फसलें खिलती थीं, अब वहां जमी बर्फ का गाढ़ा चादर फैल गया था। गांव के सभी घर टूट फूट गए, लोग सर्दी से कांपते हुए जीवन की आशा खो बैठे थे। यह सब देखकर दिनेश अपने उस रेत के टीले के पास गया, आंखों में अश्रु, मुख पर गुस्सा और मन में खिन्नता के बादल लिए बोला, ओ रेत के प्राणी, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर देखो, मेरी वजह से गांव का हर कोना तबाह हो गया है। ठंड से लोग सिहर रहे हैं, उनकी मेहनत, उनका घर, सब बर्बाद हो गया। कहाँ हो तुम? जवाब दो। तभी एक हल्की सी आवाज के साथ वह जादुई रेत का व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका स्वर गहरा और कठोर था, जैसे सहसा कोई भूतपूर्व कहानी जग रहा हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, इस जादुई रेत का अधिक उपयोग न करना। पर तुम, दिनेश, लालची मनुष्य, अपने स्वार्थ में अंधे, अपने ही गांव को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे लालच के कारण गांव के लोग बर्बाद हो गए हैं और मुझे उनका दर्द देखकर आनंद होता है। दिनेश घबराया, सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? क्यों इस कष्ट को सहता हो? उस रेत के व्यक्ति ने कहा कि कहानी पुरानी है, दिनेश। एक जमाने में मैं इस गांव का मुखिया था। मेरा भी लालच अनंत था, जिसकी सजा पाई मैं और पूरा गांव। हमें श्राप मिला कि हम रेत में तब्दील हो जाएं और बंजर, सूखा रहे यह धरती। बरसों बाद मुझे मौका मिला बदला लेने का और मैं इसे लेकर आया। अब यह तुम्हें समझना होगा और तुम्हारा कर्म तुम्हारा भाग्य तय करेगा। इतना कहकर वह रेत का व्यक्ति फिर से हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। दिनेश खामोशी से खड़ा रहा, उसकी आत्मा पर गहरा असर हुआ और सूखापुर के सूखे खेतों पर सन्नाटा छा गया, असीम पीड़ा और अनिश्चित भविष्य के साथ। दिनेश का मन बोझिल था, चेहरे पर एक गहरा म्लानपन था, मुंह लटकाए वह धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौट आया। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए, दिनेश को घेर लिया, उनकी आंखों में गुस्सा, निराशा और थोड़ी सी आशा के संग। दिनेश, तुमसे हमने कहा था, तुम्हारे लालच का नतीजा एक दिन बहुत बुरा होगा। और देखो आज, तुम्हारी इस लालसा की आग ने पूरे गांव को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कितनी ठंड, कितनी तकलीफ सहनी पड़ी हमें। दिनेश ने झुककर कहा, हे मुखिया चाचा, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी पूरी ताकत से कोशिश करूंगा, गांव वालों की मदद करूंगा। मैं कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। मुखिया ने सख्ती से कहा, देखो दिनेश, फिलहाल तो तुम्हें ठंड से बचाव करना होगा, ताकि जो बच गए हैं उन्हें कम से कम आराम मिल सके। दिनेश अपने घर गया, बहुत सारे मोटे मोटे बोरे और मुलायम रुई के गट्ठर ले आया। गांव वालों की ओर देखते हुए बोला, यह देखो, हमारे घर तो तबाह हो चुके हैं, पर तुम सब मिलकर इन बोरे और रुई से झोपड़ी गुदड़ी बना लो, ताकि ठंड की इस मार से कुछ राहत मिले। गांव के लोग जुट गए, दिनेश के कहे अनुसार अपने अपने घरों के लिए बोरे और रुई लेकर झोपड़ी बनाने लगे। धीरे धीरे यह छोटे छोटे घर गांव की सड़कों पर मुस्कान लेकर आए। सर्द हवाओं से बचाव का इंतजाम हो गया, थोड़ा सुकून मिला सबको। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दिनेश, तुम्हारे भीतर यह बदलाव देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी पूरी राहत नहीं मिली है। कुछ लोग अब भी बेघर हैं,
उनके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। दिनेश ने मन ही मन ठाना, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबका भला होगा। तभी एक जवान युवक मुखिया के पास आया। उसने कहा, मुखिया जी, क्यों न हम ट्रैक्टर की ट्रॉली को उल्टा करके घर बना दें? इससे घर गर्म रहेंगे और मकान जैसा भी होगा। मुखिया ने हंसते हुए कहा, वाह, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। अगर यही दिमाग तुम अच्छे कामों में लगाते तो तुम आज तक बहुत सफल होते। और मुखिया ने गांव में सबको ऐलान किया, जो लोग अभी तक ठंड में बेघर हैं, वे ट्रैक्टर की ट्रॉली से घर बना लें। यह उनके लिए राहत का एक ठोस उपाय होगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गांव के लोग आपस में मिलकर अपने लिए नई आशा के घर बनाते रहे। धीरे धीरे सूखापुर में उम्मीद की नई किरणें चमकने लगी और दिनेश भी अब अपने लालच को पीछे छोड़ गांव के लिए समर्पित हो चला था। पर एक दिन अचानक, जैसे मनचाहा कोई वरदान मिल गया हो, वो अजीब और अद्भुत घटना हुई जो पूरे सूखापुर गांव के लिए नई आशा की किरण बनी। देखो, धीरे धीरे गांव पर छाई हुई बर्फ की चादर पिघलने लगी। ठंडी हवाओं का सहरन भी खत्म हो गया और उस वीरान रेत के टीले पर धरती ने अपना हरा भरा वस्त्र फिर से ओढ़ लिया। हरियाली ने सबोर अपना रंग बिखेरा। खेतों में लहराती फसलें और पेड़ों की शाखाओं पर मधुर गीत गाते पंछी हर दिल को उल्लास से भर रहे थे। गांव के मुखिया दिनेश के पास आकर बोले, दिनेश, यह सब कैसे संभव हुआ? क्या ये कोई चमत्कार है? क्या अब हमारा सूखापुर फिर से जी उठा? दिनेश अपनी पत्नी के साथ, मुखिया के साथ बाहर निकला और उन रंग-बिरंगे जीवंत खेतों को देखा। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, मुखिया चाचा, क्या हुआ है असल में? पर लगता है ईश्वर ने अब हमारी प्रार्थना सुन ली है। गांव में ऐसा जश्न छाया कि हर गली, हर नुक्कड़ खुशी के गीतों से गूंज उठा। ठीक उसी समय दिनेश के कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की धीमी मगर स्पष्ट आवाज गूंजी, यह सब तुम्हारा ही कमाल है, दिनेश। दिनेश चौंक गया, आसपास देखने लगा। कौन है आप, सज्जन? मैंने आपको कभी नहीं देखा, बूढ़े ने धीरे से कहा। मैं भी इसी गांव का एक बाशिंदा हूँ। सालों पहले इस सूखापुर को एक भयंकर शाप लगा था, जो इस जमीन को सूखा और बंजर बना दिया। और आज तुम ही हो जिसने अपने कर्मों और संघर्ष से उस शाप को तोड़ा है। तुम्हारी चाहत और मेहनत ने इस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया है। दिनेश ने गहरे मन से कहा, मैं तो केवल अपने लालच और गलती के बीच झूल रहा था, पर शायद ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया और मैंने उस अवसर को गंवाया नहीं। ऐसे ही संघर्षों से, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की राह बनती है और यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख। और तब से सूखापुर गांव ने नए जीवन का स्वागत किया, जहां लोग अब साथ मिलकर खुशहाल भविष्य की ओर बढ़ते रहे। बहुत बहुत वर्षों पहले की बात है, जब सूखापुर नाम का वह सूना सा गांव, जहां रेगिस्तान की धूल ने अपनी सघन चादर ओढ़ रखी थी, अचानक एक साधु उस पथरीली धरती पर पधारे। साधु महात्मा, जिसके पास कुछ अनमोल मोती थे, जिन्हें वह शहर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सौंपने का इरादा लिए हुए था। गांव के मुखिया की नियत उस दिन घोर अंधेरी और स्वार्थी थी। उसने उस साधु के मोतियों पर नजर दौड़ाई और अपने लालची दिल के वशीभूत होकर चुपके से मोतियों को छीन लिया। साधु जब यह धोखा जान गए, तो उनके चेहरे पर दुहक के बाद एक कड़क गुस्सा चमक उठा। उन्होंने मुखिया और उस पूरे गांव को शापित किया, ऐसे दिन देखना जब ये धरती रेत की तरह बिखर जाएगी, जहां हरी भरी हरियाली की जगह केवल सूखा रेगिस्तान ही छाएगा। और हुआ वही जो उन्होंने कहा था। धीरे धीरे गांव की मिट्टी रेतीली हो गई, पानी की बूंदें गायब हो गईं और सूखापुर का वह हरा भरा रूप केवल एक याद बनकर रह गया। गांव वाले उस साधु के सामने बैठकर
आंसू बहाते हुए विनती करने लगे, हे महात्मा, अब हमारी सुध लो, हमें इस दुख से मुक्त करो। तब साधु ने एक कठोर पर सच्चा वचन दिया, जब तक इस गांव में कोई ऐसा लालची व्यक्ति है जिसका लालच न समाप्त हो और न उसके दिल में अपने गांव के लिए सच्ची भलाई का भाव जागे, तब तक यह श्राप बना रहेगा। पर यदि वह लालची अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर गांव की भलाई में जुट जाए, तो मैं इस श्राप को अवश्य ही तोड़ दूंगा। और फिर वह साधु वहां से चले गए। समय बीता और एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो लालच से जूझते हुए भी अपने भीतर के भले भाव को पहचान पाया। उसके बदलते दिल के साथ गांव में एक नई रोशनी आई और जैसे जैसे उसका स्वार्थ कम हुआ, गांव की खुशहाली लौटने लगी। वही दिन था जब सूखापुर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उनके मन में नया विश्वास जगा कि हर अंधेरे बादल के पीछे एक सुनहरी किरण छिपी होती है। और इस तरह सूखापुर के सूखे रेगिस्तान में धीरे धीरे हरियाली लौट आई, जहां एक बार फिर से जीवन की खुशबू महकने लगी।